प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं जो UPPCS प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगा। UPPCS के लिए सभी टेस्टों में सबसे बेहतरीन टेस्ट माना जाता है दृष्टि का। दृष्टि के 2023 का सबसे लेटेस्ट टेस्ट है ये, जो अभी शुरू हुआ है। अभी तक केवल 2 ही सेट इसके हो पाए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके टेस्ट नंबर 1 को शुरू करेंगे और इसके प्रश्नों को डिटेल से कवर करेंगे और साथ ही में इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो चारुदत्त मिश्रा को। भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 27 अप्रैल 2022 को लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है जैव विविधता से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 कथन दिया गया है। आइए हम लोग पहला कथन देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा कथन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। तो यह कथन गलत है, चूँकि भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। यहाँ 2002 नहीं होगा, 2005 होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन एक सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है जैविक घटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया गया है। तो पहला कथन दिया है मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैविक घटकों का ये सब हिस्सा है? तो नहीं, जैविक घटकों का हिस्सा नहीं है ये सभी, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। देखा जाए जैविक घटकों का संदर्भ किससे है? तो जैविक घटकों का संदर्भ सजीव जीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्म शामिल होते हैं इसमें। ये सभी जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कथन दिया है अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैविक घटक अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो तीसरा का राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देखते हैं। बांगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप सभी को बताना है बांगो सागर अभ्यास के विषय में, जिसमें 2 कथन दिया गया है। तो पहला कथन है यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, चूँकि बांगो सागर अभ्यास का आयोजन बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसलिए केवल कथन 1 सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बांगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसे। साइकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ साइकेट के विषय में बताना है। पहला कथन है साइकेट आवृत बीजी वृक्ष है। तो यह गलत है, साइकेट आवृत बीजी वृक्ष नहीं है। साइकेट एक सदाबहार अनावृत बीजी एक लिंगी पादप होता है, इसलिए कथन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो ये कथन सही है, दूसरा कथन सही है कि साइकेट देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ तेल रिसाव के विषय में बताना है। पहला कथन है बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। तो यह गलत है, बायो रेमेडिएशन के द्वारा तेल का रिसाव साफ नहीं हो पाता है। तेल का रिसाव का साफ तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया के माध्यम से किया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है
स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। स्कीमर्स के द्वारा जल की सतह पर जो भी तेल गिरे होते हैं वे भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है स्कीमर्स का प्रयोग। तो कथन दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल दो कथन, दूसरा कथन सही है। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? तो किसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? तो यह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य के स्तरों को बताना है अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे अंदर क्या पाए जाते हैं? तो क्रोड होते हैं। तो सबसे पहले क्रोड हो जाएगा, उसके बाद किरीट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्णमंडल, फिर उसके बाद प्रकाश मंडल होता है। माफ़ करिएगा, यहाँ सबसे पहले क्रोड होता है, सबसे अंदर क्रोड पाया जाता है, उसके बाद प्रकाश मंडल पाया जाता है, और उसके बाहर जो है वर्णमंडल, फिर सबसे बाहर किरीट पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर की बात किया जाए तो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड होता है, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। तो यह चमगादड़ है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विषय में। तो पहला कथन दिया है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। तो बताइए आप सभी कमेंट करके कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। तो बिल्कुल सही है, यह पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो यह भी आंसर सही हो जाएगा, यह भी कथन सही है, इसलिए दोनों कथन इसमें सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जैन विश्वविद्यालय ने। बात किया जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह बेंगलुरु में किया गया था, इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कीटभक्षी पौधों के विषय में यहाँ बताना है। पहला कथन है कि उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। तो कीटभक्षी पौधों के कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग और मीठा स्राव। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। तो कीटभक्षी पौधों के ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें कथन और कारण का प्रश्न है, इसमें बताना है। पहला अभिकरण है कि संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। अभिकरण कह रहा है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। वहीं कारण कह रहा है संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के द्वारा।
ध्यान दीजिएगा, 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। इसकी मेज़बानी मलेशिया सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। किसे समाप्त करने पर लक्षित था? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को समाप्त करने पर लक्षित था। इसका उद्देश्य था 27 मार्च 2019 तक रक्त की थैलियों को छोड़कर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैली और दस्तानों को समाप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है प्रवाल विरंजन से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैंथेले को अलग कर देते हैं। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो कथन दोनों सही है इसका, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2022 में इसकी थीम की बात किया जाए तो सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का थीम कैटालाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ फाइटोप्लैंक्टन के विषय में बताना है। तो पहला कथन कह रहा है, फाइटोप्लैंक्टन यह सभी पौधों के उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो यह कथन गलत है, चूँकि फाइटोप्लैंक्टन सभी पौधों से उत्पादित 60%, केवल 60% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन यह कर पाता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो कथन इसका केवल 2 सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन के कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। तो यह बात सही है। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया और वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल हैं, यह भी सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यह वर्ष 2008 में लागू हुआ था, तो यह कथन गलत हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन गलत होगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2008 में नहीं, वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यह 1997 में क्योटो, जापान का एक शहर है, क्योटो में इसे अपनाया गया था और 2005 में इसे लागू किया गया था, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई यहाँ बताना है, तो इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। बात किया जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तो यह यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 150वां स्थान है। बात किया जाए 2021 में भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान था, इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। 2021 में यह 142वें स्थान पर था, जबकि 2022 में यह 150वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चेन क्रूजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह हिमालय में पाया जाता है। तो चेन कुरुंजी
हिमालय में नहीं पाया जाता है, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, तो यह कथन सही है। चैनकुरुंजी का उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है और यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, यहाँ बताना है बायोम के विषय में और उसके क्षेत्र के। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो आपको आ रहा है सबसे पहले उससे मैच कराइए, उसके बाद इसमें ऑप्शन से आप मिला सकते हैं। तो सवाना की बात किया जाए तो सवाना जो है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और टुंड्रा की बात किया जाए तो यह आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टुंड्रा जो आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और टैगा यह उप आकर्षित आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बचा हुआ घास की भूमि यह समशीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो आवृतबीजी नहीं है? तो यह शंकुवृक्ष है। शंकुवृक्ष आवृतबीजी पौधा नहीं है, जबकि मकई, आलू और शाहबलूत ये सभी आवृतबीजी पौधे हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्ग योजना के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ बताना है कौन सा उत्पाद इको मार्ग योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चूँकि इको मार्ग योजना यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उपयोग साबुन, रंग और खाद्य की वस्तुएं ये सभी के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, कड़की प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कड़की प्रदूषण के विषय में बताना है। तो कड़की प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं, तो यह कथन गलत है। चूँकि कड़की प्रदूषक वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या द्रवी बूंदें होती हैं, ठीक है। ये एरोसोल के रूप में नहीं होती हैं, ये सूक्ष्म ठोस कण या द्रवी बूंदों के रूप में होती हैं, इसलिए इसका कथन पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है 10 माइक्रोन से बड़े कड़की प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, तो यह कथन सही है। 10 माइक्रोन से बड़े कड़कियाँ जो होती हैं ये नासिका मार्ग से प्रवेश कर सकती हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। बात किया जाए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा, और उत्तर प्रदेश का यह चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस की स्थापना करेगी? तो कुल 75 जिले में करेगी, ठीक है। सभी जिलों में उत्तर प्रदेश ड्रग वेयर हाउस की स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य है कि दवाओं को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। तो वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। बात किया जाए राष्ट्रीय लुप्तप्राय दिवस की, तो यह प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, और वर्ष 2022 में मई का तीसरा शुक्रवार 20 मई को था, इसलिए इसका दिवस इस बार 20 मई को मनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और इसके स्थान को देखते हैं, इसमें सुमेलित कराना है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार में स्थित है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में स्थित है, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन
इसका राइट ऑप्शन जो है, सैंडल पीक की बात किया जाए तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है इसलिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो गया, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक डेट इज एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन बताना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में पहला कथन दिया है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो इसका एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ बताना है अंतर्जातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। तो अंतर्जातीय परजीविता से एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित होती है। तो इसका कथन पहला गलत है, क्योंकि अंतर्जातीय परजीविता एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक होता है, ठीक है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है, कुटकी या टिक, ध्यान दीजिएगा, कुटकी या टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि कुटकी या टिक जो होते हैं ये रक्त चूसने से लाभ होता है उन्हें, ठीक है, और रक्त की हानि से जो मेज़बान होता है उसको हानि होती है, इसलिए यह अंतर्जातीय परजीविता का उदाहरण नहीं माना जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो आप सभी बता सकते हैं कमेंट करके। तो प्रवाल भित्ति यह खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, जबकि लक्षद्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये सभी में प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? तो किस विभाग के निर्देश पे यह कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट पे चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्य सरकार किसी क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या राज्य सरकार किसी क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, इसलिए इसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। तो यह भी कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट किसके संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 41 प्रश्न देखते हैं। 22 मई 2022 से लेकर 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? तो किसकी मनाई जा रही है 250वीं जयंती? तो राजा राम मोहन राय की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र
विकास प्राधिकरण है 2000। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक घोषित किया गया है? तो वर्ष 2010 से 20 तक। मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मरुस्थल से संबंधित बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो मरुस्थल क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ पर 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है और इस बायोम में पेड़ों की पत्तियाँ मांसल होती हैं। ठीक है, तो इसका कथन दोनों सही है मरुस्थल से संबंधित, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFPRI दैट इज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार तो कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कथन सही है, पहला कथन सही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना पड़ सकता है। और दूसरा कथन कह रहा है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। तो इसके भारतीयों के कैलोरी पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका कैलोरी खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दूसरा कथन गलत है। क्योंकि भारत का खाद्य उत्पादन जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का खाद्य उत्पादन 2030 तक संभावना जताया गया है कि 2030 तक 16% गिर सकता है और भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या में 23% बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। संगठन और इसके संस्थापक वर्ष को बताना है, स्थापना वर्ष को बताना है। तो बताइए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में हुई थी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी और वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पहल है। तो मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पहल है, तो यह यूनेस्को की पहल है। किसकी पहल है मानव और जैव मंडल कार्यक्रम? तो यूनेस्को की पहल है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किसे उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार मिश्रा को किया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है इसके विषय में बताना है। तो एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है उसे अनुकूली विकिरण कहलाता है, वह अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है पारिस्थितिकी अनुक्रमण से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। तो पहला कथन गलत है, चूँकि द्वितीय अनुक्रमणी जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों में निवास नहीं करते हैं। प्राथमिक अनुक्रमणी जीव जो होते हैं वे सभी होते हैं, तो इसलिए यहाँ प्राथमिक अनुक्रमणी जीव की बात किया जाए तो प्राथमिक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या निर्मित चट्टान में निवास कर सकते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं। तो दूसरा कथन सही है, बिल्कुल सही है दूसरा कथन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे इंडिया AI के संदर्भ में कथन को बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एक केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो दूसरा कथन गलत है, चूँकि यहाँ पे इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ साथ यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी दैट इज़ नासकॉम की एक संयुक्त पहल है, न कि मद्रास की। ठीक है, मद्रास आईआईटी मद्रास की जगह यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम की एक संयुक्त पहल है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। तो दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज के कुल 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 51 प्रश्न से शुरू करेंगे आगे से। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा, और आप सभी को यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।